हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम आरआरबी अहमदाबाद 1995 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वॉल लेनर के फॉर्म में है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्वेश्चन जितना भी कराऊंगा याद करके घर भेजूंगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मज़ा आने वाला है। मैं भी आप लोगों के साथ याद करने वाला हूँ। ओके, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन ए आपने सुना होगा, आपके घर में जब आप खीरा या फिर गाजर खाते हैं तो आपके परिवार के लोग कहते हैं कि ये खाओ, ये आँख के लिए अच्छा है, इससे लोगों की जो दृष्टि है, नज़र है, ये तेज होता है। तो विटामिन ए आँखों के लिए सबसे यूज़फुल होता है। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। अगर आप दोस्त इससे पहले की वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें हम आधा घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन याद कराए थे। ओके, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कल वाला वीडियो का, तो आप हमें बता पाएंगे। बताइए कि मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। कमेंट में अगर आप बता पाएंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। याद करना है मतलब करना है। ऊपर हमने क्या जाना कि आँख के लिए सबसे फ़ायदेमंद विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए आँख के लिए पाया जाता है। और विटामिन ADE एडेक जो है ये विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन B और C ये जल में घुलनशील विटामिन है। इतना हम जानते हैं विटामिन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेश की मात्रा का। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर सेकेंड होता है, सॉरी, एम्पियर सेकेंड किसका होता है? एम्पियर सेकेंड होता है आवेश की मात्रा का। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायमंड में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो जो डायमंड है इसमें मुख्य रूप में आपको नाइट्रोग्लिसरीन देखने को मिलता है। डायमंड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायमंड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायमंड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ओके, तो डायमंड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायमंड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायमंड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। याद करना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होती है। तो हमने कल जाना कि जो हमारे शरीर है उसमें खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। और रक्त में आयरन होता है। अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया होगा। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों होता है? आयरन की कमी के कारण, या कहें रक्त की कमी के कारण। रक्त की कमी के कारण एनीमिया होता है। रक्त की कमी के कारण एनीमिया होता है। आप लोग इन सब क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी से है। 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ओके, इस प्रकार करते हैं ना, नींबू जब खाते हैं तो साइट्रिक अम्ल, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, साइट्रिक, या ऐसा ट्रिक लग जाता है। अच्छा, नींबू खाने का ऐसा ट्रिक है जिसमें लोगों को इस प्रकार करना ना पड़े, ऐसा गजब में, मतलब थोड़ा सा सेप बन जाता है जब हम नींबू खाते हैं तो ऐसा कोई ट्रिक है, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल में जो हमारा हवा मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 78%। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमें वायुमंडल में देखने को मिलता है। कितना मिलता है? 78%। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा क्या? नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन है? 78%। 78% नाइट्रोजन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल बनता है। जो गैसोहॉल है ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल जो है ये
पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। गैसोहॉल कौन कौन चीज़ों के मिलाने से बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल इथेनॉल को मिलाने से क्या बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाने से गैसोहॉल बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाने से गैसोहॉल बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाने से गैसोहॉल बनता है। अगला है अंधापन किस विटामिन की कमी से दूर हो सकता है? अभी हमने किया कि आँख के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, तो आपका आंसर था विटामिन ए। तो अंधापन को थोड़ा शब्द में यहाँ पर चेंज किया गया है, तो अंधापन की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए यूज़फुल होता है। अंधापन को दूर करने के लिए विटामिन ए यूज़फुल होता है। ओके, यानी आँख से रिलेटेड है विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? तो कार्बन के जो दो मुख्य अपरूप है वो है हीरा और ग्रेफाइड। हीरा और ग्रेफाइड क्या है? कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि कार्बन में आपको क्या देखने को मिलता है, सॉरी हीरा में क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन हीरा में देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। हीरा मतलब डायमंड में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। हीरा यानी डायमंड में क्या मिलता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आपको हीरा में देखने को मिलता है, नाइट्रोग्लिसरीन। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ पर देखने को मिलता है? हीरा में। और कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर मतलब जांग की हड्डी, जो हमारा जांग है ना उसकी हड्डी को फीमर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी और हड्डी है। ओके, और सबसे छोटी अगर हड्डी तो वो है स्टेपी। कहाँ पर है? कान में। कान में जो हड्डी है उसको स्टेपी कहते हैं, सबसे छोटी है, और फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। 206 मानव हड्डियों की संख्या है। 206 मानव हड्डियों की संख्या है। 206 किसकी हड्डी है? मानवों की हड्डी है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में या फिर सूर्य से अंतरिक्ष में कहीं जाने में प्रकाश को कितना समय लगता है, इसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है एंडरसन ने किया है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया है। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया है। एंडरसन ने किसकी खोज किया है? पॉजिट्रॉन की खोज किया है। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया है। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया है। याद कराना मेन मकसद है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा के लिए रोकता है। ओके, ओजोन परत जो है ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी त्रिवेंद्रम से। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या डायनेमो का जो आर्मेचर है वो बना हुआ होता है इस्पात से? इस्पात से। डायनेमो का जो आर्मेचर होता है ये इस्पात से, स्टील से बनाया होता है। डायनेमो का आर्मेचर किस चीज़ से आर्मेचर मतलब कवर, आप समझिए। आर्मेचर मतलब कवर जो है स्टील से बनाया जाता है। डायनेमो का आर्मेचर यानी कवर स्टील से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन कितना है? 600 न्यूटन है। इसका वजन चांद पर कितना होगा? तो हमने 10 क्लास में जाना था कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन x है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वजन x/6 हो जाता है, यानी 6 गुना कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है। ओके, तो 6 गुना कम हो जाता है। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर x है तो पृथ्वी पर जाने पर उसका वजन
6 गुना बढ़ जाएगा। तो चंद्रमा पर जब ये जाएगा तो इसका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। तो देखिए 600 का 6 गुना कितना होगा, 600 का 6 गुना 100 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। जो सोना होता है जिसके लिए दुनिया जान दे देती है, लूटमार के पीछे मरती है, लूटमार करती है, उसका घनत्व कितना होता है। तो इसका घनत्व होता है कितना जानते हैं, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 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 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, क्या है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है सोना का घनत्व। सोना का घनत्व यानी गोल्ड का डेंसिटी कितना है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठोस कोण की इकाई क्या है। तो रेडियन, स्टेरेडियन। तो अगर आपसे केवल ठोस की इकाई पूछे तो सॉरी कोण की इकाई पूछे तो कोण की इकाई होती है रेडियन, लेकिन ठोस की पूछे तो स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन किसकी होती है, ठोस कोण की। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन, लेकिन केवल कोण की इकाई पूछे तो रेडियन होती है। केवल ठोस की क्या होती है, केवल ठोस की स्टेरेडियन होती है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। जब इस्पात जैसी वस्तु की छड़ को उसकी तन्यता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। मतलब कह रहा है जब स्टील जैसी धातु को हम पूरी तरह से खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये प्लास्टिक हो जाता है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी से। एक आवेशित खगोलीय गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होगा शून्य। किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, मान होता है किस अंदर। एक आवेशित खगोलीय पिंड के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। किसी भी जगह पर अगर आप जाएंगे तो उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, यार गुवाहाटी से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यंक किए जाने का सुझाव दिया जाता है। कहाँ पर रखकर, तो ऊर्ध्वाधर पर रखकर। ऊर्ध्वाधर पर रखकर स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान जो उपकरण है उसको ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यंक यानी रीडिंग लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता ठोस के 90 डिग्री द्वारा पश्च है। भाई रटना होगा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ हमने जो अभी पढ़ा ये रटने वाला है, और आरआरबी गुवाहाटी में जो ये प्रश्न पूछा गया है उन बच्चों के लिए काफ़ी टफ था। पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। सफ़ेद फिल्टर से होकर पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। ओके, चलिए आरआरबी गुवाहाटी को प्रणाम। काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा था बच्चों को फेल कराने के लिए। अब आरआरबी भोपाल के कुछ प्रश्न देखिए। दिन ब दिन जैसे जैसे हम इन सेशनों को चला रहे हैं, इस सीरीज़ को चला रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल टफ आता जा रहा है। इससे हम ये सबक लेते हैं कि हमको नेक्स्ट लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आरआरबी भोपाल से है, कौन हाइपोथैलेमस में संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेरित करता है, प्रेषित करता है। तो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो हाइपोथैलेमस को संदेश भेजता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को
संप्रेषित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? संप्रेषित करता है एवं हाइपोथैलेमस को संदेश भेजता है। हाइपोथैलेमस को संदेश एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। ओके, अगला है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन और प्रोपेन आपको द्रवित पेट्रोलियम गैस में देखने को मिलता है। तो द्रव वाला जो पेट्रोलियम होता है उसमें आपको ब्यूटेन और प्रोपेन देखने को मिलता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन आपको द्रवित पेट्रोलियम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहता है। आयन मंडल का काम क्या होता है? देखिए, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कई लेयर हैं, इसमें से एक है आयन मंडल। जैसे आपको क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इन मंडलों के बारे में आपको पता होगा। लेकिन आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यानी ये जो हमारा पृथ्वी है यहाँ से जब कोई रेडियो तरंगों को ऊपर भेजता है तो फिर ये टकरा कर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार एंटीना हमारा वर्क करता है, सैटेलाइट हमारा वर्क करता है। ओके, तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम कौन करता है? रेडियो तरंग को परावर्तित करने का काम आयन मंडल करता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन आपको पता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन वो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो फिर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों को मुड़ा देती है, यानी प्रकाश की किरण मुड़ने लगती है। आप अपने घर में बाल्टी में एक छड़ डालकर देखिएगा, वो जो है थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा, यही है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, यदि दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, यानी हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पर 7 गो रंग आपको देखने को मिलता है, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो बैंगनी रंग का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी रंग का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वहीं इसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? यानी वो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो जो रक्त ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, वो सर्वदाता है, यानी वो किसी को भी दे सकता है। और विटामिन ए बी जो है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, यानी वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। विटामिन ए सॉरी ब्लड ग्रुप ए और ओ, विटामिन सॉरी यार क्या क्या हो रहा, ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप जो बी है ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। स्फेग्नोमेनोमीटर क्या मापता है? तो ऊपर हमने किया कि स्फेग्नो जो मेनोमीटर है, स्फेग्नोमेनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मापता है, यानी रक्त दाब को मापता है। ये रक्त दाब या रक्तचाप जो आप कहें उसको मापता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर किसकी इकाई है? ये है पृष्ठ तनाव की। हमने पढ़ा था इसी बुक में कि जो ये है न्यूटन है, सॉरी आवेश है, आवेश से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। 1 मिनट हम उसको दिखाई देते हैं आपको, तभी जाकर मजा आएगा। स्कर्बिक जेनेबेकुलर जॉन नेपियर, वाह कहाँ गए, 1 सेकंड लाइन पे रहिए। अच्छा, पृष्ठ तनाव, रक्तचाप, अरे दोस्त पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, 1 सेकंड लाइन पे अगर रहेगा तो फिर थोड़ा रिकॉल करके पढ़ने पर मज़ा ही कुछ अलग है। सिट्रिक अम्ल, ओके, आवेश यहाँ पर आपको नज़र आएगा।
आवेश की मात्रा का ऐसे मात्रक, आवेश की मात्रा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा का ऐसे मात्रक एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा का ऐसे मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। आवेश की मात्रा का ऐसे मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि शून्य शून्य ऊर्ध्वाधर 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 रक्तदाब पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का जो ऐसे मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर किसका होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, जिसके कारण नोबल पुरस्कार ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल इसको याद रखिए, नोबल पुरस्कार वाला से। हाँ, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BGC टीका दिया जाता है, तो टीबी के लिए BCG टीका दिया जाता है। यक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG टीका दिया जाता है, तो टीबी के लिए BCG टीका दिया जाता है। देखिए, आपको याद करना है किसी भी प्रकार से, फिर आप अपने माइंड से हटा दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर इसको दिमाग से हटा दीजिए, लेकिन आपको अभी किसी भी प्रकार से याद करना होगा। XYZ किसी भी मेथड का आप यूज़ कर लीजिए, याद तो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे याद ये हो जाएगा अगर हम 2-3 जगह मत्था टेक देंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। याद करने के लिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये बुक 10 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपको रिवीजन के लिए और एक बार बुलाएंगे, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पेज तक जाएंगे। तो BCG का टीका दिया जाता है किसके लिए, टीबी के लिए। देखिए, हम एक बार वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ देखकर याद कर रहे हैं। मैं भी याद कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, BCG का टीका दिया जाता है टीबी के लिए। टीबी को हम यक्षमा कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। BCG का टीका दिया जाता है किस क्षेत्र में या कहाँ पर, टीबी में। ओके, और नोबल पुरस्कार वाला आदमी ने किस चीज़ का खोज किया था, डायनामाइट का। चलिए, अगला है, गणना में सहायक गणितीय साधना के रूप में लघुक की संकल्पना किसने दी, तो जॉन नेपियर ने। तो गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की, लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने किया। लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने किया। अगर आप अभी इसको एक बार अगर पढ़ लीजिएगा ना, और अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपके सामने ये प्रश्न आ जाते हैं तो फिर आपका माइंड क्लिक कर देगा उसी ऑप्शन को। ओके, तो लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने दिया। जॉन नेपियर ने क्या दिया, लघुगणक की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने की। हेनरी बेकुलर ने क्या खोजा, रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया, हेनरी बेकुलर ने। आवाज़ आपको महसूस हो रहा होगा, हमारे आसमान में अभी एक एरोप्लेन चल रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो मैं छत में आकर पढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी कष्ट भरा ज़िंदगी है। ओके, इसको इग्नोर करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए आपको। चलिए, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया। और देखिए, मेरा आंख बंद है, मैं इधर दिख रहा हूँ, आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लघुगणक का प्रतिपादन या फिर संकल्प किसने दिया, जॉन नेपियर ने। ओके, नेपियर ने। तो इस प्रकार हमने इस RRB को भी कंप्लीट कर दिया। हमने 24 मिनट तक इस वीडियो को जारी रखा। अभी और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता इस बुक को छोड़ेंगे नहीं। सिकंदराबाद के क्वेश्चनों को एक बार नज़र दौड़ाते हैं। कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो स्कर्बिक अम्ल, विटामिन C। विटामिन C को स्कर्बिक अम्ल कहते हैं और स्कर्बी रोग भी विटामिन C के कारण ही होता है।
विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी और जो बी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। जितना हो सके याद करते चलिए पीछे वाले को। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और हमने एक क्वेश्चन किया था कि विटामिन B12 कोबाल्ट मिलता है। विटामिन B12 में क्या मिलता है? कोबाल्ट मिलता है। विटामिन B12 में क्या मिलता है? कोबाल्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसको पौधे ग्रहण करते हैं एवं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी मनुष्य में और पेड़ पौधे में एक सामंजस्य होता है। जो हम छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं, जो वो छोड़ते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का एक सामंजस्य दोनों में बना हुआ है, फिर भी लोग नहीं समझते और पेड़ पौधे को काटते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, सोल्डर यानी टांका मिश्र धातु है टीन एवं सीसा का। टीन एवं सीसा का मिश्र धातु क्या है? टीन एवं सीसा के मिश्रण से टांका यानी सोल्डर बनता है। टीन एवं सीसा के मिश्रण से टांका बनता है। सीसा एवं टीन के मिश्रण से टांका बनता है। सीसा एवं टीन के मिश्रण से टांका बनता है, जिसे हम सोल्डर भी कहते हैं। टीन एवं सीसा के मिश्रण से टांका बनता है। टीन एवं सीसा के मिश्रण से क्या बनता है? टांका बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम सोल्डर भी कहेंगे। टीन एवं सीसा के मिश्रण से क्या बनता है? टांका बनता है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है ये बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है जल का, ये बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि उसमें ढक्कन बंद होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जो हमारा खुला आसमान है यहाँ पर आपको रेडॉन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन जो कि वायुमंडल में नहीं मिलता है, ये एक अक्रिय गैस है और ये अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं मिलता है, जिसका नाम क्या है? रेडॉन है। रेडॉन जो कि वायुमंडल में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पानी पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि ये उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ओके, तो परावैंगनिक किरणों से बचाने का काम कौन करता है? परावैंगनिक किरणों से बचाने का काम करता है ओजोन परत। ओजोन परत जो है ये परावैंगनिक किरणों को बचाने का काम करता है। ओजोन परत का काम क्या है? मनुष्यों को परावैंगनिक किरणों से बचाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है ये कैसे बनता है? तो हमारे शरीर में जो ब्लड है ये अस्थि मज्जा द्वारा बनता है। जो हमारा अस्थि मज्जा है यानी हमारा शरीर में जो बड़े बड़े हड्डी है उसमें आपको ब्लड बनते हुए नज़र आएंगे। तो अस्थि मज्जा में आपको ब्लड बनते हुए नज़र आएंगे। अगर आप कभी चिकन खाए हैं तो चिकन में आप देखिएगा जो हड्डी होता है वहाँ पर लाल रंग आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार हमारा जो फीमर है यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, वहाँ पर ब्लड बनता है यानी रुधिर बनता है, रक्त बनता है, आरबीसी बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? जो चमगादड़ है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न जो पराश्रव्य यानी जो ध्वनि है, अल्ट्रा वेव है, ओके अल्ट्रासाउंड है, सॉरी अल्ट्रासाउंड जो है पराश्रव्य जो तरंग है वो उत्पन्न होता है। उसके बोली से, उसके मुंह से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होते हैं जो उसके मार्ग को दिशा निर्देश देती है। ओके, और एक्चुअल में जो चमगादड़ है वो अंधे होते हैं, वो इन्हीं तरंगों के माध्यम से चलते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं। अगर उनके पास ये जो शक्ति है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने की शक्ति अगर गायब हो जाए तो वो फिर उड़ने, चलने या फिर दौड़ने के लिए असफल होगी या फिर असमर्थ होगी। ओके,
अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। जो हमारा गर्भाशय है वहाँ पर कौन सी पेशी पाई जाती है। तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। आरेखित पेशी कहाँ पर पाया जाता है, गर्भाशय में। आरेखित पेशी कहाँ पर पाया जाता है, आरेखित पेशी गर्भाशय में पाया जाता है। आरेखित पेशी कहाँ पर पाया जाता है, गर्भाशय में पाया जाता है। आरेखित पेशी कहाँ पर पाया जाता है, गर्भाशय में पाया जाता है। गर्भाशय में कौन सा पेशी पाया जाता है, गर्भाशय में पाया जाता है आरेखित पेशी। आरेखित पेशी गर्भाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है। तो सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। तो बुढ़ापा रोकने के लिए हम सेस्टेरिन का उपयोग करते हैं। इसको खाइए, बुढ़ापा नहीं होंगे आप। तो सेस्टेरिन क्या है, सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक औषधि है। तो सेस्टेरिन क्या है, सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने के लिए औषधि है। क्या, सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। बुढ़ापा रोकने की औषधि को सेस्टेरिन कहते हैं। और गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, आरेखित पेशी पाई जाती है। ओके, ठीक है दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी अब आरआरबी चंडीगढ़ के साथ। ओके, आरआरबी चंडीगढ़ में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सब को फिर एक बार डिस्कस करेंगे कल। तो आप हमारे इस छोटे से चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य पढ़ाना नहीं बल्कि सिलेक्शन दिलाना है। चलते हैं, एक बार फिर मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, और कल मत भूलिएगा आरआरबी चंडीगढ़ के क्वेश्चनों के साथ हमारा मुलाकात होगी। ओके।